हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम बुक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, आप नोट करना। शो द इफेक्ट ऑफ बिलो ट्रांजेक्शंस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। ये आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। आप वहां से भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज मैं ये बोर्ड पे नोट कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन मैं नोट कर रहा था, मैंने आपके लिए नोट कर दिया है बोर्ड पे, आप इसे नोट कर लो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, रेंट रिसीव्ड 10,000, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000, रिसीव्ड डिविडेंड 50,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी 35,000, paid cash for household expenses 7,000, sold goods for cash costing rupees 10,000 14,000, cash paid to Ragini 35,000, deposited into bank 20,000। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है और आपकी एपीसी जो है बुक डी के गोयल, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो आप ये जो एपीसी की बुक है ये रेफर कर सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये नोट कर लिया हो तो मैं रफ करता हूँ, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी हम सोल्यूशन करते हैं इसका। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है वो बनाते हैं पहले अपन। यहाँ आपका आएगा सीरियल नंबर, देन यहाँ आपका ट्रांजैक्शन, आपके यहाँ असेट्स, एंड हियर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,20,000। ठीक है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ ₹1,20,000। मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन शॉर्ट में लिखूंगा, आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर लिखना। स्टार्टेड बिजनेस, असेट में हमारा जो फर्स्ट अकाउंट इम्पैक्ट होगा वो होगा कैश का।
हमारी फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1,20,000। तो यहाँ पे ऐड होगा 1,20,000 एंड कैपिटल में ऐड होगा हमारा 1,20,000 बिकॉज ओनर पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है रेंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 10,000। तो हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन बनी, आप कॉपी में प्रॉपर स्केल से करना। मेरे पास कैश इन हैंड हो गया ये 12,000, ये 1,20,000 एंड कैपिटल 1,20,000। देन सेकेंड बी रेंट रिसीव्ड। कितने का रेंट रिसीव हुआ है मेरे को? रेंट रिसीव हुआ है 10,000 का। ठीक है, तो अब बताओ जो रेंट रिसीव हुआ है वो क्या है? मेरी इनकम, मेरे को वो कैश में मिली है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि वो आउटस्टैंडिंग है या फिर अभी अपने को मिली नहीं है, तो हमें वो कैश में मिली है। रेंट मेरी इनकम, तो इनकम किस अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा? मेरे कैपिटल को। यहाँ पे ऐड होगा 10,000 एंड मेरे पास कैश आया है तो यहाँ पे 10,000। ठीक है, हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, न्यू इक्वेशन इज मेरा कैश 1,30,000 हो गया एंड कैपिटल इज 1,30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? इन्वेस्टेड इन शेयर्स। मैंने शेयर्स में कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किया ऑफ रुपीज 50,000। ठीक है, सी इन्वेस्टेड इन शेयर्स। एक कंपनी जब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर कोई शेयर बाई कर रही है तो वो उसके लिए क्या होगा? असेट, बिकॉज वहां से उसे फ्यूचर में कुछ इनकम मिलेगी। इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इस केस में हमारे पास क्योंकि शेयर्स है और जब हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक इनकम मिलती है, उस इनकम का नाम होता है डिविडेंड। ठीक है, जैसे मैंने आज टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा 900 का। ठीक है, जब उनके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि टाटा मोटर्स कुछ अपने शेयर होल्डर को अपनी अर्निंग में से कुछ पार्ट देना चाहे, तो उस पार्ट को हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो जब मैं शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे डिविडेंड भी मिल सकता है, और अगर डेट फंड होंगे जहां पे मैं लोन दूंगा किसी को तो वहां पे मेरे को इंटरेस्ट अर्निंग होती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है ये मेरी एक असेट है। ठीक है, मैंने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो 50,000 मीन्स मेरा कैश गया 50,000 से लेस होगा, मैंने कैश दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक और अकाउंट ऐड होगा विच इज इन्वेस्टमेंट, यू कैन से इन्वेस्टमेंट और शेयर। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोल देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा 50,000, इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं, आप चेक करके बताओ एक बार। इट्स 80,000 प्लस 50,000, दिस सम टोटल इज 1,30,000 और यहाँ पे लायबिलिटी हमारी 0 है। यू कैन पुट 0 0 एंड 0 हेयर एंड ये हमारा प्लस 1,30,000। दिस इज माई न्यू इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ?
रिसीव्ड डिविडेंड, जैसा कि मैंने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था अकॉर्डिंगली मेरे को डिविडेंड इनकम हुई है। कितना डिविडेंड मिला है मेरे को? डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ ₹5,000। डिविडेंड जो मेरे को मिला वो क्या है? मेरी इनकम। इनकम किसको इम्पैक्ट करेगी? कैपिटल को। ठीक है, तो डिविडेंड इज माय इनकम, मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से, क्योंकि पैसा मेरे को मिल चुका है तो कैश में ऐड होगा 5,000। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन थी अपने डी, रिसीव्ड डिविडेंड। It has become 85,000 plus 50,000, 1,35,000 और यहाँ पे 1,35,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। कितने के गुड्स लेके आए हम रागिनी से? 35,000 के। ठीक है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हम 35,000 के गुड्स क्रेडिट पे लेके आए रागिनी से। ठीक है, मेरा एक असेट इंक्रीज हुआ जो कि है गुड्स का। $35,000 के गुड्स मेरे पास आए, मैं ये उधार पे लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने इसके लिए कैश का पेमेंट नहीं किया है, तो लायबिलिटी बनी मेरी जब मैं इसको उधार पे लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा एक क्रेडिटर ऐड हुआ, यू कैन से रागिनी, और सिंपली अ क्रेडिटर। ठीक है, 35,000। प्लस 35,000 और यहाँ पे 35,000 प्लस 1,35,000, तो क्या मेरे दोनों साइड 1,70,000 हो रहा है? ऐड करके बताओ आप, हो रहा है ना? तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं फिर बैलेंस आता है उसके बाद, दैट इज कॉल्ड अ न्यू इक्वेशन। ओके, हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹7,000। एफ हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस जब मैंने 7,000 का पेमेंट किया तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एंटिटी एंड ओनर आर द सेपरेट यूनिट, वो दोनों सेपरेट हैं। बिजनेस एंटिटी की बुक्स अलग मेंटेन की जाएंगी और ओनर की बुक्स अलग मेंटेन होंगी। ठीक है, अभी ओनर ने जो कैपिटल लगाया है यहाँ पे, उसमें से वो 7,000 विड्रॉ कर रहा है। क्यों, कैसे विड्रॉ कर रहा है? वो बोल रहा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए मैंने 7,000 निकाले। ठीक है, तो जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो हम उसे एक टर्म होती है अकाउंटिंग टर्म, क्या बोलते हैं उसे हम? ड्रॉइंग्स। वो कुछ ड्रॉइंग कर रहा है। जब कोई भी इनकम आती है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, कोई एक्सपेंस आता है या फिर लॉस आता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। इन द सेम वे जब ओनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, बट जब वो ड्राइंग करेगा तो कैपिटल रेड्यूस होगी, क्योंकि वो अपना पैसा जो फर्म के पास पड़ा हुआ है वो निकाल रहा है। फर्म इस कैपिटल में से कुछ पैसा ओनर को दे रही है, तो फर्म की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है।
ये फर्म की एक लायबिलिटी है। फर्म ने अगर कुछ पैसा ओनर को इसमें से पे किया है तो फर्म की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अभी देखो दो अकाउंट कौन से इम्पैक्ट हुए। एक कैश, मेरा 7,000 का कैश गया, और मेरी लायबिलिटी जो फर्म की लायबिलिटी है कैपिटल के रूप में, वो 7,000 से रिड्यूस हुई। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन बनी। क्या ये बैलेंस हो रही है? दोनों तरफ का सम इक्वल हो रहा है मेरा। 1,28,000 प्लस 35,000 और 78 प्लस 50 प्लस 35,000। बताओ, ये हमारा 1,63,000 एंड दिस इज 1,63,000। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000, हमने उसे 14,000 में बेचा है। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 की उसकी कॉस्टिंग है, 14,000 में मैंने उसे बेचा है। ठीक है, तो जो मेरे गुड्स हैं वो रिड्यूस होंगे बाई 10,000। $14,000 में मैंने उसे बेचा है, मींस 14,000 का कैश मेरे पास आया है, तो कैश इंक्रीज होगा बाई 14,000। और क्या होगा, और किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा? अभी देख के बताओ कि 10,000 की चीज मैंने 14,000 में बेची, तो ये 4,000 का जो गैप है वो मेरा क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। तो कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में। ठीक है, तो देखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ऐसी बनी। मेरा गुड्स गया 10,000 का, कैश आया 14,000 एंड जो जो उसमें प्रॉफिट हुआ 4,000 का वो ओनर का, देन इट इज एडेड इन आर कैपिटल। तो अभी इक्वेशन जो बन रही है 1,67,000 सम टोटल अपना यहाँ पे है, और 1,67,000 सम टोटल इधर है। तो हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है अपने पास? कैश पेड टू रागिनी। हमने कैश का जो पेमेंट है रागिनी को किया, कैश पेड टू रागिनी। अब देखो हमारे पास ये एक क्रेडिटर है रागिनी, हम इससे कुछ गुड्स उधार पे लेके आए थे। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000। अब हम उसका कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा कैश जो है वो रिड्यूस होगा 35,000 से, क्योंकि मैं कैश का पेमेंट कर रहा हूँ। एंड जो मेरी लाइबिलिटी है 35,000 की, क्योंकि मैंने रागिनी को पे ऑफ कर दिया, उसके पैसे मैंने दे दिए, तो क्या मेरी लाइबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, 35,000 मेरी लाइबिलिटी खत्म। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन अभी बैलेंस हो रही है, देख के बताओ। 1,32,000 एंड 1,32,000 here. नाउ जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कितना हमने डिपॉजिट किया? 20,000। अब इसका क्या होगा? डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, मैंने 20,000 कैश जो है बैंक में डिपॉजिट किया। तो इससे मेरे कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट होंगे? देखो, एक तो मेरा कैश होगा और दूसरा मेरा बैंक अकाउंट होगा। हम एक बैंक अकाउंट यहाँ ऐड कर लेते हैं। कैश 20,000 से रिड्यूस होगा एंड बैंक में 20,000 ऐड होंगे। ठीक है, तो मेरी एक असेट रिड्यूस हो रही है और एक असेट बढ़ रही है। तो अभी देखो, ये हमारा जो हमने क्वेश्चन लिखा, ये इसका सोल्यूशन है। तो ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन का जो नॉर्मल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, कुछ जो आपने नोट किया वैसा दिखता है और उसका सोल्यूशन ऐसा दिखता है। ठीक है, आप ये नोट कर लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने अभी इलस्ट्रेशन देखा, एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं, देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसी दिखती है उसमें। अपनी बैलेंस शीट जो होती है वो टी शेप में होती है। ठीक है, हमारा लेफ्ट साइड पे आता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आता है असेट। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस शीट। तो देखो, जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था वो क्या बोलता था कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ऑलवेज विल होल्ड गुड और हमेशा बैलेंस होगा। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन अभी किया उसके अंदर
हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जिसमें दोनों साइड बैलेंस हो रहे थे। तो ये बैलेंस शीट जो है इसकी भी दोनों साइड LHS एंड RHS मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटीज और असेट्स दोनों बैलेंस होंगे हमेशा। ठीक है, तो आपकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखती है। हमारी जो इक्वेशन है उसकी लास्ट जो फाइनल इक्वेशन है उसके बैलेंस मैं नोट करता हूं यहाँ पे, और वो ऐसे अपीयर होंगे यहाँ पे। देखो, मेरी जो कैपिटल थी लास्ट में वो थी 1,32,000। ठीक है, और असेट साइड पे मेरे पास था कैश 37,000 का। देन मेरे पास था बैलेंस शेयर्स का। क्या बैलेंस था मेरे शेयर का? 50,000। देन मेरे पास स्टॉक था कितने रुपए का? 25,000 का। एंड मेरे पास बैंक बैलेंस था 20,000 का। ठीक है, तो इनका सम टोटल इसके बराबर है 1,32,000। ये हमारी एक छोटी सी बैलेंस शीट बन के रेडी हो गई उस अकाउंटिंग इक्वेशन से। ठीक है, जब ये बैलेंस हम यहाँ लिखते हैं तो एक कन्वेंशन, एक प्रथा है हमारी कि हम इसके नीचे दो लाइन देते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, तो दिस इज आर बैलेंस शीट ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, आप ये नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अभी वो रहेगा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 7 और NCERT का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो पेज नंबर 6.12 दिया है APC की बुक। ठीक है, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,30,000, गुड्स 1 lakh, building 2 lakh. Second transaction, he purchased goods for cash rupees 50,000. He sold goods for cash costing rupees 20,000 for 35,000. He purchased goods from Rahul for rupees 55,000. He sold goods to Varun costing 52,000 for rupees 60,000. He paid cash to Rahul in full settlement rupees 53,000. Salary paid by him rupees 20,000. Received cash from Varun in full settlement rupees 59,000. Rent outstanding rupees 3,000. Commission received by him 13,000. Amount withdrawn by him for personal use 20,000. Depreciation charged on building 10,000. ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सोल्यूशन हम करते हैं इसका, या फिर आपके पास अगर क्वेश्चन है तो फिर सोल्यूशन पे मूव ऑन करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बनाओ फॉर्मेट।
serial number and here transaction. चलो, तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या था? Our first transaction is Manoj started business with cash, goods and building. तो मनोज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में वो तीन चीजें लेके आया, कैश, बिल्डिंग एंड स्टॉक. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस. हमारे असेट साइड पे तीन चीजें आएंगी, क्योंकि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें तीन असेट आ रही है जो मनोज लेके आ रहा है, जो ओनर है बिजनेस का. फर्स्ट इज कैश, देन सेकंड इज व्हाट ही इज ब्रिंगिंग, स्टॉक मीन्स गुड्स, and third one is building. क्या क्या अमाउंट है इनका? कितना कैश लाया? 2,30,000. ठीक है. एंड स्टॉक 1 लाख. एंड देन बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 2 लाख. इसकी कैपिटल कितनी हो गई टोटल? 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2,30,000, 5,30,000. और हमारी अदर लायबिलिटीज 0. तो अभी देखो, जब मनोज लेके आया ओनली कैश ही हमारा कैपिटल नहीं होता. कोई भी चीज जो ओनर बिजनेस के यूज के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है या लेके आ रहा है, वो सारी चीजें कैपिटल मानी जाती है उसकी. ठीक है. यहाँ पे स्टॉक भी उसका कैपिटल होगा और बिल्डिंग भी उसका कैपिटल होगा. ठीक है. इन तीनों का सम जो वो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस या फिर जब बिजनेस कंटिन्यू रन हो रहा है, इन बिटवीन कोई और असेट लेके आता है, वो भी कैपिटल में ऐड होगा उसके. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद दीज थ्री थिंग्स. देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा ही परचेज गुड्स फॉर ₹50,000. ठीक है. परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000. तो यहां मेरा कैश रिड्यूस हो गया और गुड्स जो मेरा स्टॉक है यहाँ पे ऐड होगा 50,000. ठीक है. तो मेरी जो न्यू इक्वेशन बनेगी ठीक है. ये बैलेंस है इक्वेशन या नहीं? बैलेंस है ना? ठीक है. तो आगे चलते हैं अभी. फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है मेरी? ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 35,000. इसने कुछ गुड्स बेचे जिनकी कॉस्टिंग थी 20,000, बट हमने बेचा कितने में इसको? 35,000 में. सोल्ड गुड्स ऑन कैश.
मेरे स्टॉक की वैल्यू क्या थी 20,000, तो यहाँ से 20,000 रेड्यूस होगा मेरा, क्योंकि मैंने इसको बेच दिया, मेरे पास है ही नहीं, मैंने कैश में से बेचा। ठीक है, तो मेरे पास कैश कितना आया, कितने में बेचा था 35,000 में, माई कैश विल इंक्रीज बाई 35,000। अब देखो इसके बीच का जो गैप है 35 और 20,000, 20,000 वाली चीज मैंने 35,000 में बेच दी, तो मेरे को 15,000 का प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट किसका है, ओनर का, तो यहाँ पे वो ऐड होगा कैपिटल में। ठीक है, 15,000। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन बनेगी अब, ये आपकी न्यू इक्वेशन। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है उसका, ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर 55,000, उसने कुछ गुड्स जो है राहुल से खरीदे फॉर 55,000। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, राहुल से जब मैं सामान उधारी पे लाया तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, और स्टॉक इंक्रीज हुआ। कितने का गुड्स लेके आया हूं मैं 55,000, मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ बाई 55,000, और मेरी लायबिलिटी जो मेरा क्रेडिटर है, यहाँ पे एक हम कॉलम ऐड करेंगे फॉर क्रेडिटर, and our liability will increase by 55,000. ओके, तो our new equation is, हमारा कैश रिमेन अनचेंज्ड 2,15,000 प्लस ये हमारा स्टॉक जो है 55,000 से बढ़ गया 1,85,000 प्लस बिल्डिंग हमारे पास इतनी है। देन लायबिलिटी मेरी जो है वो इंक्रीज हुई बाई 55,000 प्लस मेरा कैपिटल उतना ही रहा 5,45,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ मेरा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपना, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग ₹52,000 फॉर 60,000, उसने कुछ गुड्स जो है वरुण को बेचे जिनकी कॉस्ट 52,000 है, वो 60,000 में बेचे उसने। ठीक है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू वरुण, $52,000 के गुड्स बेचे हमने, मींस मेरा स्टॉक विल रिड्यूस बाय 52,000। ठीक है, किसको बेचे हमने, वरुण को, वरुण को बेचे मींस यहाँ पे वरुण का नाम आ रहा है मेरा, हमने मींस कैश में नहीं बेचा, हमें कैश रिसीव नहीं हुआ। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, he sold goods to Varun costing ₹52,000 for ₹60,000। यहाँ पे इसमें कहीं भी नहीं बोला कि हमने कैश उससे रिसीव किया है। यहाँ पे जब मेरे को डेटर का नाम, पर्सन का नाम दिया होता है, तो वी नीड टू सर्च फॉर द वर्ड की
कैश इज रिसीव्ड और नॉट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि कैश इज रिसीव्ड, देन वो क्रेडिट पे सोल्ड हुआ है, क्रेडिट पे बिका है, ठीक है। वरुण को मैंने बेचे हैं, मीन्स 52,000 का गुड रेड्यूस हुआ। वरुण जो कि मेरा डेटर बन जाएगा, अब यहाँ पे मेरा एक असेट इंक्रीज हुआ बाई 60,000, क्योंकि मेरे को वरुण से 60,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब 52,000 वाली गुड्स मैंने 60,000 में बेचे, मीन्स मेरे को 8,000 का फायदा हुआ। वो प्रॉफिट किसका है? वो प्रॉफिट है ओनर का, तो वो यहाँ पे आएंगे 8,000। आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? कैश विल रिमेन अनचेंज्ड प्लस यहाँ पे आपके 52,000 से गुड स्टॉक रेड्यूस हो जाएगा, प्लस 2 लाख की बिल्डिंग रहेगी आपके पास, प्लस 60,000 के डेटर आ गए। यहाँ 55,000 इज योर लाइबिलिटी, प्लस 5,53,000 का आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी अभी बैलेंस्ड है, ओके, और ये इक्वेशन हमेशा ही बैलेंस्ड रहेगी। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज he paid cash to Rahul in full settlement of rupees 53,000। हमने राहुल का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया 53,000 से, ठीक है। अब देखो, राहुल से हम क्या लाए थे? गुड परचेज फ्रॉम राहुल, हम 55,000 के गुड्स राहुल से खरीद के लाए थे। अब ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट मीन्स व्हाट, कि राहुल को मेरे को 55,000 देने थे, बट मैंने राहुल से बोला भाई मैं तेरे को 53,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूँ, अगर राहुल एग्री कर जाता है तो हम फुल एंड फाइनली 53,000 पेमेंट करेंगे और बाकी जो 2,000 रुपये है वो मेरे को नहीं देना है, ठीक है। तो मेरी लाइबिलिटी जो बन रही थी वो 55,000 की बन रही थी। मैंने बोला कि मैं आपको 53,000 दे रहा हूँ, एंड राहुल एग्री हुआ होगा तभी ये 55,000 पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप देख रहे हो कि मेरे को एक फायदा हुआ। मेरी लाइबिलिटी थी 55,000 की, मेरे को देने पड़े कितने? 53,000। रिकॉर्ड करते हैं। 6 फुल सेटलमेंट ऑफ राहुल। देखो मैंने फुल कितना सेटलमेंट किया राहुल का? 53,000। तो मेरे पास से कैश गया 53,000 का। मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स राहुल थी 55,000 की, बट क्योंकि हम दोनों ने एग्री किया कि मैं आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 53,000 का ही करूंगा, तो यहाँ पे जो मेरी लाइबिलिटी थी वो रेड्यूस होगी बाई 55,000, क्योंकि मेरे को और पैसा राहुल को नहीं देना है, एक भी पैसा राहुल को नहीं देना है। तो दिस विल रिड्यूस बाई 55,000। अब जो मेरे को फायदा हो रहा है यहाँ पे, क्या फायदा हो रहा है? मेरे को तो देने थे 55,000, मैंने दिए 53,000, 53,000, 2,000 का मेरे को बेनिफिट हो रहा है। जैसे आपने किसी से उधार लिए 100 रुपए, ठीक है, बट आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि चल ठीक है, तू मेरे को 90 रुपए ही दे दे यार, 90 रुपए से मैं तेरा जो 100 है मैं मान लूंगा कि तूने मेरे को 100 रुपए दे दिए, तो आपको 10 रुपए का फायदा हो गया उसमें। तो जो फायदा हुआ 10 रुपए का आपको, वो आपका हो गया। तो इस बिजनेस के केस में 2,000 का जो फायदा हुआ वो ओनर का हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा 2,000।
लाइबिलिटी विल बिकम निल, जीरो, एंड आपका जो कैपिटल है वो 5,55,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अपन आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है अपना? सैलरी पेड बाई हिम 20,000, उसने सैलरी का पेमेंट किया। सेवेंथ इज सैलरी पेड 20,000, ये मेरा एक एक्सपेंस है। जब मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं तो कैपिटल, क्योंकि सारे प्रॉफिट लॉस या इनकम और गेन ओनर के होते हैं, तो जो एक्सपेंसर है वो भी यहाँ से रिड्यूस होगा। 20,000 का मेरा एक्सपेंस यहाँ से रिड्यूस होगा, और क्योंकि मैंने इसका पेमेंट कर दिया है, आई हैव पेड दिस, तो 20,000 से मेरा कैश रिड्यूस होगा। ठीक है, my cash balance is 1,42,000, then this stock is 1,33,000, building is 2 lakh, my debtor is 60,000, liability is 0, and then capital will get reduced by 20,000, तो आपके पास 5,35,000 कैपिटल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। अब देखो, अगर मैं किसी को बोल सकता हूँ कि भाई तू कम ले ले, तो मेरे को भी तो सामने वाला बोल सकता है कि फुल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हम आपको कम देंगे। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का केस ऐसा है कि सपोज आपने बैंक से लोन लिया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो किसी बैंक को, तो बैंक क्या सोचता है कि भाई पूरा ही पैसा डूब जाए, इससे बढ़िया हम कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। आपने 10 लाख का लोन लिया है, चलो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, आप 6 लाख रुपए का पेमेंट कर दो और ये अकाउंट हम आपका क्लोज कर दें। ठीक है, ऐसे बिजनेस के केस में होता है, आपने कोई गुड्स लिया, वो डिफेक्टिव निकल गया, तो वहां पे हम अमाउंट कम करके बोलते हैं कि हम आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इतने कम का करेंगे। या फिर मैंने कुछ गुड्स सप्लाई किए, तो सामने वाली पार्टी भी बोल सकती है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम कम करेंगे। या फिर कोई सामने वाला दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो वहां से कम पैसा आया, उस केस में भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकता है। ये केस टू केस डिपेंड कर रहा है कि ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्यों रिड्यूस, अमाउंट मेरा जो रिसीव होने वाला है या मैं पेमेंट करने वाला हूँ वो क्यों रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिखा रही है, बोल रहा है वरुण से हमें पैसा मिला फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 59,000। हमने क्या किया था, वरुण को गुड्स बेचे थे 60,000 के। ठीक है, तो 8th ट्रांजेक्शन, फाइनल सेटलमेंट विद वरुण। आप यहाँ प्रॉपर्ली लिखना कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण एज फाइनल सेटलमेंट अमाउंट ऑफ ₹59,000। ठीक है, अभी देखो मेरे को 59,000 रुपीज मिले, फर्स्ट कैश मेरे को मिल गया 59,000 का। ठीक है, इस डेटर से मेरे को अभी और कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो यहाँ जो 60,000 है ये पूरा हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये डेटर मेरा भी खत्म हो गया, इससे मेरे को पैसा मिल चुका जितना मिलने वाला है। ठीक है, जो 1,000 का मेरे को यहाँ लॉस हो रहा है, जो 1,000 रुपये मेरे को कम मिल रहे हैं, वो कहाँ से एडजस्ट होगा, वो होगा कैपिटल से। दिस इज माई लॉस 1,000 रुपीज, तो यहाँ से ही वो डिडक्ट होगा 1,000 फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, तो अभी आपका कैश कट जाएगा 2,01,000 प्लस आपका स्टॉक अनचेंज्ड, बिल्डिंग अनचेंज्ड, एंड डेटर विल बिकम 0, आपकी लायबिलिटी
जीरो थी प्लस आपका जो कैपिटल है वो रेड्यूस हो जाएगा 1000 से 5,34,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹3,000। नाइन्थ, रेंट आउटस्टैंडिंग 3000। अब देखो ये बोल रहा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹3,000। आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, हमने कोई खर्चा किया होगा, हमारा कोई खर्चा हुआ होगा और हमने उसका पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो वो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, हमने उसका पेमेंट नहीं किया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी हमें स्टार्टिंग में या फिर बीच में क्वेश्चन में नहीं दिया कि हमारा रेंट का जो एक्सपेंस है वो 3000 का है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹3,000। दैट मीन्स व्हाट, कि हमने एक्सपेंस इनकर किया है बट हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो पहले हमें एक्सपेंस जो है मैंने इनकर किया है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंस अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो कैपिटल से डिडक्ट होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है तो हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग विल कम इन योर लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखता हूँ। अब देखो 3000 मेरा यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बढ़ेगा एंड मेरी कैपिटल भी 3000 से रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। ठीक है, दिस बैलेंस विल रिमेन सेम। यहाँ पे आपका 0 प्लस 3000 प्लस 5,31,000, ये बैलेंस यहाँ पे ऐसे ही से रहेंगे, नीचे आएंगे। तो ये आपका इसका सोल्यूशन है। और अपने पास जो इसके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, आप ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं यहाँ से ये बैलेंसेस ऊपर लिखूंगा और ये बाकी चीजें रब कर दूंगा। ठीक है, तो जो हमारी 9th ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन आई थी वो ये थी। अब 10th ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम 13,000। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 13,000 का हुआ है। जो कमीशन है वो क्या है, मेरा इनकम, और इट इज रिसीव्ड मीन्स हमें कैश मिला है। तो 13,000 विल बी एडेड इन कैश एंड ये मेरी क्योंकि इनकम है तो कैपिटल भी इससे इंक्रीज होगा। ओके, तो आपका ये इक्वेशन 10th ट्रांजैक्शन के बाद बना। ठीक है, नाउ अपना जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ अमाउंट विथड्रॉ किया, कितना, 20,000। अब देखो हमें क्वेश्चन कभी कभी बोलता है कि पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ किया कुछ पैसा, या फिर उसने एक बाइक खरीद ली या कार खरीद ली पर्सनल यूज के लिए। उन सभी केस में ट्रीटमेंट यही होगा, जैसे उसने कार खरीदी फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस का क्या गया, बिजनेस में पेमेंट किया होगा, हमने अपने बिजनेस अकाउंट से पेमेंट किया होगा तो एक कैश जाएगा, रिड्यूस होगा। और उसने क्योंकि पैसा
पर्सनल यूज के लिए निकाला है वो यहाँ से रिड्यूस होगा। वो चाहे पैसा कैश में हो या फिर उसने और कोई असेट बाई किया हो फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यहाँ पे उसने कितना निकाला कैश 20,000, 11 कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 20,000। तो 20,000 रिड्यूस फ्रॉम हेयर, एंड क्योंकि वो अपने फॉर्म की अपने बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है तो वो यहाँ से रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि जब कैपिटल आता है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, और जब ओनर कुछ पैसा निकाल के ले जा रहा है तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, प्लस आपका ये 1,33,000 एंड 2,00,000। तो ये अभी आपकी इक्वेशन इज होल्डिंग गुड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग ₹10,000। अब देखो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग टर्म में थोड़ा सा टच करके हम निकल गए थे, इसके ऊपर एक चैप्टर है अपना, चैप्टर 9 है। डेप्रिसिएशन जैसे हमने रेंट का खर्चा किया तो हमने डायरेक्टली पे किया, बट जो बिल्डिंग या फिर कोई असेट हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको एक बार में परचेज करके लाए, हम उसे यूज़ करें डेली बेसिस पे, तो एक वियर एंड टीयर होता है। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग धीरे धीरे घिसती है। ठीक है, हमें उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ता है, और कुछ टाइम बाद जो बिल्डिंग होती है वो जर्जर हो जाती है, उसे हमें गिराना पड़ता है। तो एक बिल्डिंग जो हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं उसको हम कैसे खर्चा रिकॉर्ड करें, तो हम डेप्रिसिएशन के थ्रू उस खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं। उस डेप्रिसिएशन का एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जो हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ये अपना 12th जो ट्रांजैक्शन है ये अपनी इक्वेशन थी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब देखो डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहा हूं मैं, ये डेप्रिसिएशन मैं कैश में तो किसी को पेमेंट नहीं कर रहा हूं। जैसे इस केस में 2 लाख की हम बिल्डिंग ओनर ने इंट्रोड्यूस की। ठीक है, तो ये बिल्डिंग जब मेरे पास आई तो एक असेट की तरह मेरे पास पड़ी हुई है, इस बिल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमने एक एस्टिमेट से निकाला कि हमने इस बिल्डिंग का कितना अमाउंट 10,000, हमने 10,000 तक इस बिल्डिंग की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है, हमने कम कर दिया है। तो वो 10,000 जो है मेरा एक्सपेंस होगा, बट उस एक्सपेंस को मेरे को किसी को पे नहीं करना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बिल्डिंग के लिए पे कर चुका हूँ। अगर बिजनेस खुद परचेज करता तो ये एक्सटर्नल पार्टी को, थर्ड पार्टी को पेमेंट करके बिल्डिंग खरीदता, और ओनर लेके आया है तो ओनर ने भी किसी से खरीदा होगा और वो बिजनेस में लेके आया तो उसकी कैपिटल हम एक लायबिलिटी की तरह दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन मैं लगाऊंगा तो बिल्डिंग से 10,000 का बैलेंस रिड्यूस होगा। ठीक है, हमारी बिल्डिंग 10,000 रुपीज से घिस गई, कम हो गई उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज से। अब क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो कैपिटल भी 10,000 से रिड्यूस होगी। ओके, तो आपका कैपिटल बचा 5,14,000। कैश बैलेंस आपका प्लस 1,33,000 प्लस बिल्डिंग इज 1,90,000 प्लस 0। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन।
ओके, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। और अगर आप इसकी एक बैलेंस शीट बनाना चाहो छोटी सी, तो वो कैसी बनेगी बैलेंस शीट? मैं एक बस जस्ट सिंपल सा फॉर्मेट ले रहा हूँ। क्या क्या चीजें दिखाओगे, कैसे दिखाओगे बताओ? इधर आएगी आपकी असेट, इधर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और यू कैन से लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आपका अमाउंट आएगा, और इधर भी अमाउंट आएगा आपका। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं अपने पास? देखो, लायबिलिटी में क्या है, मेरे पास कैपिटल है 5,14,000 का, एंड मेरी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। तो आपका ये कितना हुआ? 5,17,000। असेट साइड में आपके पास क्या क्या है? आपके पास है कैश 1,94,000 का, आपके पास है स्टॉक 1,33,000 का, आपके पास है बिल्डिंग 1,90,000 की, और इनका सम टोटल आपका 5,17,000। आपने जो सम किया, इसके नीचे डबल लाइन। ठीक है, तो ये आपकी इसकी बैलेंस शीट बन गई। ओके, तो आपका ये सोल्यूशन यहाँ खत्म होता है। आप अपनी बुक से भी कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर हम अगले लेक्चर में और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। गुड बाय।